हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है। आज के सेशन में हम लोग रेजर व्यू एंड उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का एजेंडा क्या है वो देखते हैं वन बाय वन करके। आज का हमारा एजेंडा है कोड ब्लॉक्स एंड एक्सप्रेशंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यू डेटा। उसके बाद देखेंगे व्यू वैग। उसके बाद स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू के बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू विथ मल्टीपल मॉडल्स के बेस पे कैसे हम बनाते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद व्यू इंपोर्ट्स क्या होता है उसको देखेंगे। और उसके बाद हम लोग शेयर्ड व्यू पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोड ब्लॉक्स एंड एक्सप्रेशंस पे बात करते हैं। सो बेसिकली कोड ब्लॉक्स is a C# code block that contains one or more lines of code that contain any statement and functions। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि कोड ब्लॉक्स का जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम एट द रेट देते हैं, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट होता है और उसके बीच में मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हो सकता है। वो लाइन ऑफ कोड सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। तो इस सिंटेक्स में हम कोड ब्लॉक्स को डिफाइन करते हैं ASP.NET कोर के अंदर में। दूसरा जो होता है रेजर एक्सप्रेशंस होता है। रेजर एक्सप्रेशंस बेसिकली इज ए C# एक्सप्रेशंस टू एक्सेस फील्ड और प्रॉपर्टी और मेथड दैट रिटर्न्स अ वैल्यू। सो दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ कोड ब्लॉक्स एंड एक्सप्रेशंस। तो रेजर एक्सप्रेशंस में आप देख सकते हैं कि इसका जो सिंटेक्स होता है एट द रेट, उसके बाद एक्सप्रेशन देते हैं, या दूसरा सिंटेक्स भी होता है कि एट द रेट के बाद हम ब्रैकेट देते हैं, उसके अंदर में एक्सप्रेशन को भी हम दे सकते हैं। तो ये दोनों कोड ब्लॉक्स एंड एक्सप्रेशंस का जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है। तो इन सिंटेक्स को हम इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं कि कैसे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर में इस सिंटेक्स को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड, मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2022 है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ एज एडमिनिस्ट्रेटर से। यस कर दिया, हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं न्यू क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं ASP.NET कोर एम्प्टी प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दिया। हमारा जो एप्लीकेशन होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, उसका नाम होगा रेजर कोड वेब एप्लीकेशंस। तो ये नाम हो गया। हमारा लोकेशन जो होगा प्रोजेक्ट का, वो डी ड्राइव के अंदर नेट कोर एप्लीकेशंस के अंदर में होगा। तो इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। हमारा जो फ्रेमवर्क है .NET 8.0 लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो इसे भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ और मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। अब हमारा एप्लीकेशन ओपन होने वाला है। अब एप्लीकेशंस के अंदर में देखते हैं कौन कौन सा फाइल क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहला जो फाइल हमें दिखता है वो होता है program.cs फाइल। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ और इसमें कुछ लाइन ऑफ कोड लिखने होते हैं किसी भी कंट्रोलर को कॉल करने के लिए, किसी भी सर्विसेज को कॉल करने के लिए। तो वो लाइन ऑफ कोड सबसे पहले मैं लिखता हूँ। उसके पहले मैं अननेसेसरी लाइन ऑफ कोड्स को हटा देता हूँ। ठीक है। तो कंट्रोलर को एक्सेस करने के लिए सबसे पहला जो हमारा लाइन होता है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड कंट्रोलर्स विथ व्यू, ये लाइन ऑफ कोड हो गया। दूसरा, कंट्रोलर को मैप करने के लिए हमारा कोड होता है एप डॉट मैप कंट्रोलर्स। थर्ड वाला मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अगर कोई स्टैटिक फाइल हम यूज करना चाहते हैं तो उसका सिंटेक्स होता है एप डॉट यूज स्टैटिक फाइल। तो ये लाइन ऑफ कोड भी लिख सकता हूँ। तो ये लाइन ऑफ कोड लिख दिया। अब हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं मॉडल्स एंड कंट्रोलर्स के लिए फोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो मैं दो फोल्डर यहाँ बनाता हूँ। पहला हमारा फोल्डर होगा कंट्रोलर्स का, ऐड न्यू फोल्डर्स। यहाँ हमारा हो गया कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स। दूसरा हमारा फोल्डर्स हो जाएगा मॉडल के लिए, ऐड न्यू फोल्डर्स। ये हमारा हो गया मॉडल्स।
अब मॉडल के अंदर मैं दो क्लास बनाता हूँ। सिंपल क्लास है, तो पहला क्लास जो मैं बनाऊंगा पर्सन क्लास होगा, दूसरा प्रोडक्ट क्लास होगा। तो पहले पर्सन क्लास बनाता हूँ, पर्सन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। तो पहला हमारा प्रॉपर्टी होगा पब्लिक आईएनटी, पर्सन आईडी में कर देता हूँ इसे। अब चूंकि ये प्रॉपर्टी हमारा नलेबल हो गया, यानी कि नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ दे देता हूँ। दूसरा प्रॉपर्टी होगा पब्लिक स्ट्रिंग नेम हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया पब्लिक स्ट्रिंग एड्रेस में दे देता हूँ। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी बना दिया। तीनों प्रॉपर्टी हमारा नलेबल यानी नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। एक क्लास का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरा क्लास प्रोडक्ट क्लास बनाता हूँ। इसके अंदर आया नॉर्मल क्लास, फिर से मैं बना रहा हूँ। इसका नाम होगा प्रोडक्ट डॉट सी एस, प्रोडक्ट डॉट सी एस। अब इसके अंदर भी प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ। पहला प्रॉपर्टी होगा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी ये भी नलेबल होगा, क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। दूसरा होगा प्रोडक्ट नेम, सही है। और तीसरा डिस्क्रिप्शंस का होगा, ये भी सही है। तो इसमें मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। तो हमारा मॉडल क्लास जो है क्रिएट हो चुका है। अब मैं कंट्रोलर पे आता हूँ, कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। तो कंट्रोलर फोल्डर्स पे आ गया मैं, ऐड कंट्रोलर्स, और उसके बाद इम्प्टी कंट्रोलर को मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। तो ऐड कर दिया। हमारा जो पहला कंट्रोलर होगा उसका नाम मैं रख लेता हूँ पर्सन कंट्रोलर। ठीक है, उसी तरह दूसरा कंट्रोलर भी बना लेता हूँ, प्रोडक्ट कंट्रोलर। वो भी एम्प्टी कंट्रोलर ही होगा। प्रोडक्ट नाम दे देता हूँ इसका, प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो कंट्रोलर हमने बना लिए हैं। अब पहले पर्सन वाले कंट्रोलर के अंदर आते हैं, और हमारा जो पहला एक्शन मेथड है इंडेक्स करके है। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स नाम का एक व्यू क्रिएट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि व्यू कैसे क्रिएट होता है। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ से रेजर व्यू एम्प्टी यानी कि एम्प्टी व्यू यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ, ये क्रिएट हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ HTML कोड लिखूंगा, तो मैं अननेसेसरी लाइन ऑफ कोड को हटा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पर्सन क्लास को इस HTML के अंदर में यूज करना है। तो मैं पर्सन क्लास का जो नेम स्पेस है उसको वहाँ पे इनहेरिट कर लेता हूँ। तो ये नेम स्पेस कॉपी कर लिया, और यहाँ पे यूजिंग कीवर्ड से उसके नेम स्पेस को यहाँ ऐड कर दिया। अब मैं सबसे पहले कोड ब्लॉक्स की बात करता हूँ, कोड ब्लॉक्स कैसे लिखते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया। यहाँ क्वेश्चन, यहाँ एट द रेट दे दिया, उसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, उसके अंदर लाइन ऑफ कोड हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कोड होगा वो होगा टाइटल का। तो मैं दे देता हूँ एप टाइटल टू डेमो MVC ASP.NET Core एप्लीकेशंस। ठीक है, अब चूंकि मैंने मॉडल क्लास का यहाँ मॉडल क्लास का नेम स्पेस ऐड किया है, तो मैं मॉडल क्लास को भी यहाँ पे यूज करता हूँ। तो हमारा मॉडल क्लास था पर्सन, उसको मैं यहाँ एक्सेस करता हूँ, उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, वो भी जी पर्सन।
ठीक है, उसके प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस कर लेता हूँ। पहला प्रॉपर्टी था पर्सन आईडी 1, पर्सन नेम, मैं अपना नाम डाल देता हूँ अजीत कुमार, और एड्रेस भी मैं डाल देता हूँ, नई दिल्ली कर देता हूँ उसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने मॉडल क्लास को क्रिएट किया, मॉडल क्लास को ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और उसके प्रॉपर्टी को असाइन किया है। अब इन प्रॉपर्टी और जो नॉर्मल एक वेरिएबल लिया है इसको नीचे हम एक्सेस करेंगे कोड एक्सप्रेशंस के थ्रू। एक तो हमने डेमो दिखाया कोड ब्लॉक्स का, अब नीचे कोड एक्सप्रेशंस के थ्रू इन प्रॉपर्टी के वैल्यू को गेट करेंगे और जो ये हमारा वेरिएबल है इसको भी गेट करेंगे। तो उसके लिए सिंटैक्स हम लिखते हैं, पहला हमारा सिंटैक्स होगा HTML, HTML के अंदर हमारा हेड हो जाएगा, हेड के अंदर में हमारा टाइटल आ जाएगा, टाइटल आगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि कोड एक्सप्रेशंस का कैसे यूज करते हैं, तो मैं यूज करता हूँ एप टाइटल का। तो जो भी हमारा टाइटल ऊपर में साइन हुआ है यहाँ पे आपका आके प्रिंट हो जाएगा, तो ये टाइटल हो गया। अब इसके अंदर मैं बॉडी दे देता हूँ, बॉडी में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। बॉडी के अंदर में मैं टैग दे देता हूँ H1 टैग, वेलकम टू फर्स्ट MVC एप्लीकेशन। दूसरा H1 टैग नीचे देता हूँ H2 में, और यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी असाइन किया है उसको यूज कर लेता हूँ। फिर से वही @ देना है, ऑब्जेक्ट देना है और उसका प्रॉपर्टी का एक्सेस कर लेना है, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटेक्स हमने यहाँ दिया है। अब मैं इस व्यू को एक बार ओपन करके देखता हूँ कैसा हमारा व्यू दिख रहा है। तो हम आ जाते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर को, अभी के लिए बंद कर देता हूँ पर्सन कंट्रोलर में। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जब भी हम MVC एप्लीकेशंस के अंदर में एक्शन मेथड को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए राउटिंग करने की ज़रूरत होती है, और राउट एट्रीब्यूट के अंदर में जो भी हम नाम देते हैं उसी नाम से हमारा मेथड एक्सेस होता है। तो यहाँ पे राउट कीवर्ड ऐड करता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ होम। अब मैं एक बार एप्लीकेशन चला के देखता हूँ किस तरह हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। हमारा एप्लीकेशन डिबग हो रहा है, अब आउटपुट आने वाला है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि मेथड को एक्सेस करने के लिए उसका जो राउट एट्रीब्यूट होगा उसको हम देते हैं। तो हमारा था होम, तो हमने होम दिया और हमारा जो हमारा व्यू था वो रेंडर हो चुका है। हमने व्यू में फर्स्ट वेलकम टू फर्स्ट MVC एप्लीकेशंस दिया था और उसके प्रॉपर्टी को एक्सेस किया तो हमारा नाम यहाँ एक्सेस हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दिखाया कि कोड ब्लॉक्स एंड कोड एक्सप्रेशंस का यूज कैसे करते हैं। तो ये 2 एग्जांपल यहाँ पे हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो है एजेंडा वो है व्यू डेटा। So basically view data is a dictionary object that is automatically created upon receiving a request and will be automatically deleted before sending response to the client. It is mainly used to send data from the controller to view. तो बेसिकली व्यू डेटा और व्यू बैग का यूज हम तभी करते हैं जब हमें कंट्रोलर से व्यू के पास इंफॉर्मेशन भेजना होता है। वो इंफॉर्मेशन से या तो सिंगल स्ट्रिंग हो सकता है या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट को भी हम कंट्रोलर से व्यू के पास भेज सकते हैं। तो जैसे कि स्क्रीनशॉट में हमने दिखाया है
कि व्यू डेटा का जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है। व्यू डेटा जो बेसिक कीवर्ड हो गया, उसके अंदर कुछ भी हम नाम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, लाइक टाइटल, नेम, डिस्क्रिप्शन, कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके अंदर स्ट्रिंग या जो भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करना चाहते हैं उसको असाइन कर देते हैं। तो इस तरह का सिंटेक्स होता है जो कि व्यू, जो कि कंट्रोलर के अंदर होता है। और जब व्यू के अंदर जब हम एक्सेस करते हैं तो कोड एक्सप्रेशंस का जो सिंबल होता है वो देते हैं, और फिर हमारा जो व्यू डेटा का जो नेम है उस नेम से एक्सेस करते हैं। अब व्यू डेटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें याद करने की जरूरत है। सो दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्यू डेटा ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द कंट्रोलर टू व्यू, नॉट वाइस वर्सा। तो व्यू डेटा के थ्रू हम कंट्रोलर से व्यू के पास इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, लेकिन व्यू से कंट्रोलर के पास इंफॉर्मेशन पास नहीं हो सकता है, वाइस वर्सा कंसेप्ट लागू नहीं होता है। व्यू डेटा ये डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। व्यू डेटा लाइफ ओनली लास्ट ड्यूरिंग द करंट HTTP रिक्वेस्ट। व्यू डेटा वैल्यू विल बी क्लियर्ड इफ रीडायरेक्शन ऑकर्स। तो व्यू डेटा का यूज बेसिकली एक बार में ही जब हम कंट्रोलर से व्यू के पास डेटा पास करते हैं तभी के लिए एक्टिव होता है, उसके बाद व्यू डेटा का इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाता है। व्यू डेटा वैल्यू मस्ट बी टाइप कास्ट टू अप्रोप्रिएट टाइप बिफोर यूजिंग इट। तो व्यू डेटा के अंदर एक लिमिटेशंस होता है कि अगर आप सिंगल स्ट्रिंग पास करते हैं तब तो हमें टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट व्यू डेटा के अंदर पास करते हैं तो हमें व्यू के अंदर में उसको टाइप कास्ट करने की जरूरत होती है। तो इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि व्यू डेटा एप्लीकेशंस के अंदर में कैसे यूज होता है। ठीक है, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन करते हैं। कोड हमारा ओपन ही है। इसके अंदर मैं कुछ टाइटल देता हूँ। तो मान लो मैं टाइटल दे रहा हूँ व्यू डेटा। मैं टाइटल में नेम दे देता हूँ, या टाइटल ही दे देता हूँ, पेज का टाइटल देता हूँ, टाइटल यहाँ देता हूँ। ठीक है, टाइटल हो गया, दिस इज ए डेमो MVC एप्लीकेशन। तो यहाँ से हमने व्यू डेटा को असाइन कर दिया है। अब व्यू डेटा को यूज मैं यहाँ पे व्यू के अंदर में करूँगा, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं व्यू डेटा, और जो भी हमने नाम यहाँ दिया तो नाम यहाँ पे एक्सेस कर लेना है। सेम ही सिंटेक्स होगा बेसिकली। कीवर्ड हटा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम कंट्रोलर के अंदर सेट करते हैं और उस डेटा को व्यू के अंदर में एक्सेस करते हैं। तो इसे फिर मैं रन करके देख लेता हूँ। दोबारा से होम वाले बटन को कॉल करता हूँ। तो ये भी मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास वैल्यू आया नहीं, तो मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं आया वैल्यू। इसमें कुछ एरर दे रहे हैं। सॉरी सॉरी, इसे ऊपर लाइन, इसे ऊपर वाले लाइन में हमें लिखना है, क्योंकि मैं रिटर्न के बाद में लिख रहा हूँ इसलिए एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ से कट करके ऊपर लाइन में लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमारा आउटपुट जो यहाँ हम सेट किए हैं वहाँ पे गेट होगा। उस टाइम हमने ध्यान दिया नहीं था। तो इसका आउटपुट देखते हैं।
होम। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यू डेटा के अंदर हमने पास किया है वही डेटा व्यू के अंदर में प्रिंट हो गया है। तो अभी तो हमने सिंगल स्ट्रिंग को असाइन किया था, अब मैं किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को इसके अंदर असाइन करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा पर्सन क्लास है उसके नेम स्पेस को यहाँ भी हमें यूज करना होगा। तो मैं इसको पर्सन कंट्रोलर के अंदर यूज करता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस यूज कर लिया। अब यहाँ मैं पर्सन क्लास बनाता हूँ, पर्सन ओबीजी पर्सन इक्वल टू न्यू पर्सन। उसके प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था पर्सन आईडी 1, पर्सन नेम में मैं नाम अपना डाल देता हूँ अजीत कुमार। थर्ड था एड्रेस था, एड्रेस असाइन कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर असाइन कर देता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट असाइन हो चुका है। इसका नाम मैं कर देता हूँ पर्सन। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को व्यू के अंदर में एक्सेस करना है, तो मैं व्यू के अंदर में आ जाता हूँ। तो व्यू डेटा का हम यूज दोबारा से देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कोड एक्सप्रेशन में लिखता हूँ, कोड एक्सप्रेशन, और उसको यूज करता हूँ व्यू डेटा का कास्टिंग के लिए। तो सबसे पहले होगा लिस्ट पर्सन ओबीजी पर्सन दे दिया इक्वल टू लिस्ट पर्सन लेवल हैंडल करने के लिए दे दिया व्यू डेटा, और जो भी व्यू डेटा का नाम है उसको यहाँ लिख देते हैं। पर्सन नाम था, ये हमने लिख दिया। नाम में चेंज कर देता हूँ क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। केवल पर्सन में कर देता हूँ, लेबल कर देता हूँ। न लेवल का एरर दे रहा है इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से आप यहाँ पे डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर ईच एक लूप लगाता हूँ, फिर से मैं कोड एक्सप्रेशन देता हूँ फॉर ईच पर्सन ओबीजी इन कलेक्शंस का नाम देता हूँ जो हमने टाइप कास्ट किया है। ठीक है। न लेवल का फिर से एरर दे रहा है, क्वेश्चन रहने देता हूँ अभी। तो यहाँ ओबीजी ऑब्जेक्ट से आप उस कलेक्शंस के जो भी प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पर्सन आईडी, एड्रेस, नेम, ये सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं। तो इस तरह से व्यू डेटा का यूज हम कंट्रोलर एंड व्यू के अंदर में करते हैं। लेकिन इसमें एक डिमेरिट होता है कि जो भी हमारा क्लास होता है उसको व्यू के अंदर में टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ व्यू डेटा इन ASP.NET कोर। ठीक है। तो मैं अभी इस लाइन ऑफ कोड को हटा देता हूँ।
अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट हमारा एजेंडा क्या है। हमारा नेक्स्ट एजेंडा है व्यू बैग। सो बेसिकली व्यू बैग is a property of collections and view that is used to access the view data easily. View bag is a dynamic type. एंड आप देख सकते हैं कि व्यू बैग का जो सिंटेक्स होता है इस तरह से होता है। व्यू बैग, उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल का नाम है वो दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हेडर हमने दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं, टाइटल, नेम। तो ये सिंटेक्स होता है कंट्रोलर के अंदर में। और उसी तरह इसको व्यू के अंदर में डायरेक्ट व्यू बैग जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है उसको दे सकते हैं, और आप आसानी से जो भी आपका डेटा है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो व्यू डेटा एंड व्यू डेटा और व्यू बैग में यही मेन डिफरेंस होता है कि व्यू बैग में आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं होती है, जबकि व्यू डेटा में आपको टाइप कास्ट करने की जरूरत होती है। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, व्यू डेटा एंड व्यू बैग में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू। So a strongly typed view is a view that is bound to a specific model class. It is mainly used to access the model object or model collections easily in the view. तो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा कि जब भी हमें कंट्रोलर से व्यू में कोई भी डेटा पास करना होता है, तो या तो हम व्यू बैग का यूज कर रहे हैं, या व्यू डेटा का यूज कर रहे हैं, या टेम्प डेटा का यूज करते हैं। तो इसके अलावा भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम कंट्रोलर से किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को व्यू की ओर हम पास कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू। इस मेथड से हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को व्यू के अंदर में इजीली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग टेम्प डेटा, व्यू डेटा एंड व्यू बैग। तो स्ट्रांगली टाइप व्यू का हम देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं आ गया विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पे मैं आता हूँ पर्सन कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ जैसे मैंने अभी क्या किया था, पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। तो अब मैं इस पर्सन के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे व्यू के अंदर में पास कर देता हूँ। सो आप इसको कह सकते हैं ये स्ट्रांगली टाइप्ड का इम्प्लीमेंटेशन है। तो जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया था क्लास को, उसको इस व्यू के अंदर में हमने पास कर दिया, और व्यू के अंदर में जो सिंटेक्स होता है हमारा वो इस तरह से होता है। हमारा होता है मॉडल आई नंबरेबल तो जो भी हमारा क्लास है, क्लास का नाम दे देते हैं। क्लास का नाम हमारा क्या है, पर्सन। तो मैं पर्सन यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से पर्सन का जो भी प्रॉपर्टीज होगा हम इसके अंदर में एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको एक्सेस करने के लिए आपको जो सिंटेक्स लिखना होगा वो इस तरह से होगा। फिर से मैं कोड एक्सप्रेशन देता हूँ। हमारा सिंटेक्स होगा यूजिंग फॉर ईच पर्सन ओबीजी इन मॉडल्स। केवल मॉडल्स कीवर्ड का यूज देना होगा, और मॉडल कीवर्ड के थ्रू ही हम जो भी हमने ऑब्जेक्ट वहां से जो भी कलेक्शंस हमने पास किया है उसको यहाँ पे हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी हमारा इस कलेक्शन और इस क्लास के अंदर में जो भी प्रॉपर्टीज है, इस मॉडल कीवर्ड के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू। ठीक है, इसमें एक चीज और आप ध्यान दे सकते हैं कि किसी भी व्यू के अंदर में आप एक से ज्यादा मॉडल का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पर्सन मॉडल का यूज किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से हम प्रोडक्ट मॉडल का भी यूज यहाँ कर सके तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए एक दूसरा कंसेप्ट होता है जो कि मैं नेक्स्ट एजेंडा में बताऊंगा। तो एक पॉइंट रिमेम्बर करने वाली है कि एक बार में एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट को हम पास कर सकते हैं एज ए स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट एजेंडा हमारा क्या होने वाला है देखते हैं।
नेक्स्ट है स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू विथ मल्टीपल मॉडल्स। लेकिन किसी किसी केस में या कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपको एक से ज्यादा क्लास के ऑब्जेक्ट को कंट्रोलर से व्यू में पास करना हो तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट करना होता है। तो सबसे पहले मैं फिर से आता हूँ। उसके लिए मैं एक और क्लास बनाता हूँ, रैपर क्लास बनाता हूँ। ठीक है, तो ये क्लास बना रहा हूँ, रैपर क्लास। हमारा होगा नाम इसका पर्सन प्रोडक्ट रैपर। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। एक क्लास हमने बना लिया। इसके अंदर जो हमारा प्रॉपर्टी होगा, पहला होगा पब्लिक, पब्लिक पर्सन, पर्सन। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्लास था वो इस रैपर क्लास के लिए प्रॉपर्टी बन गया। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा पब्लिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसमें भी नलेबल होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तो इस रैपर क्लास का जो हमारा प्रॉपर्टी हुआ वो दोनों जो ऑलरेडी हमने क्लास बनाया था उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एज ए प्रॉपर्टी बना दिया। अब मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कंट्रोलर के अंदर में यूज करता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ पर्सन कंट्रोलर में और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ इस क्लास को। तो ओबीजी इक्वल टू न्यू। ठीक है, अब मैं उसको असाइन करता हूँ। सो हमारा होगा पर्सन। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट हमने बना दिए। अब यहाँ से इनिशियलाइज अब कर सकते हैं दोनों क्लास को। इनिशियलाइज बोथ क्लास, क्लासेस पर्सन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद जो इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन ऑब्जेक्ट को यहाँ से पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं पास करते, इस लाइन को हटा देता हूँ। यहाँ पे हम पास कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट को। और जो हमारा व्यू के अंदर में जो डिपेंडेंसी होगा उसका यूज हम यहाँ पे कर देंगे, जो हमारा रैपर क्लास है। तो इस तरह से मल्टीपल क्लास के ऑब्जेक्ट को भी हम एक क्लास रैपर के थ्रू अपने कंट्रोलर से व्यू के अंदर में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एजेंडा क्या होने वाला है वो देखते हैं। उसके बाद है व्यू इंपोर्ट्स। So basically view imports is a special file in the view folders or its subfolders which executes automatically before execution of a view. It is mainly used to import common namespace that are imported in a view. तो कभी कभी प्रॉब्लम होती क्या है कि एक ही नेम स्पेस को हमें मल्टीपल व्यू में अलग अलग बार लिखना पड़ता है। तो व्यू इंपोर्ट का जो कंसेप्ट होता है, व्यू इंपोर्ट के अंदर में हम जो कॉमन नेम स्पेस है उसको हम मेंशन कर देते हैं। और व्यू इंपोर्ट जब भी कोई व्यू एग्जीक्यूट होता है उससे पहले व्यू इंपोर्ट्स जो हमारा व्यू होता है एग्जीक्यूट होता है। और जो कॉमन नेम स्पेस होते हैं उस कॉमन नेम स्पेस का यूज उन मल्टीपल व्यू के अंदर में कर लिया जाता है। तो यही मेन एडवांटेज होता है व्यू इंपोर्ट्स का। तो व्यू इंपोर्ट्स को भी हम देखते हैं कैसे होता है। तो दोबारा से हम आते हैं कोड के अंदर और एक दोबारा से मैं व्यू बनाता हूँ। तो हमारा जो व्यू होगा सिंपल सा व्यू होगा, ये होगा। इसका नाम हम रखते हैं व्यू हाइफन व्यू इंपोर्ट्स, व्यू इंपोर्ट्स। आपको फाइल का नाम सेम रखना होगा, तभी ये सिस्टम डिटेक्ट कर पाता है कि ये कॉमन
इंपोर्ट्स फाइल है। अगर आप फाइल का नाम चेंज करेंगे तो सिस्टम में डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। फाइल का नाम सेम होगा अंडरस्कोर व्यू इंपोर्ट्स, ठीक है। तो हमने फाइल का नाम रख लिया। और जो हमारा कॉमन नेम स्पेस होगा जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं, जैसे ये नेम स्पेस है हमारा, इस कॉमन नेम स्पेस को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं और यहाँ से व्यू से उस कॉमन नेम स्पेस को हटा देते हैं। तो यही मेन एडवांटेज होता है व्यू इंपोर्ट्स का। व्यू इंपोर्ट्स के अंदर में हम कॉमन जो नेम स्पेस है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको ऐड करते हैं, और जो व्यू होता है उन व्यू में उन कॉमन जो नेम स्पेस होते हैं उसको दोबारा से हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ व्यू इंपोर्ट्स फाइल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एजेंडा क्या है। नेक्स्ट एजेंडा है हमारा shared views. So basically shared view are placed in the shared folder in the view folders. Shared view are accessible from any controllers. तो मान लीजिए कि आपके पास एक से ज़्यादा कंट्रोलर है और आपको एक ऐसा व्यू की ज़रूरत है जिसको किसी भी कंट्रोलर से आप यूज कर सके। इस केस में हम शेयर्ड व्यू का यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ शेयर्ड व्यू। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।